बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं चैप्टर नंबर 18 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स की एक्सरसाइज में मौजूद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और उनके ऐसे आंसर पेश कर रहा हूं जिन्हें न सिर्फ समझना और लर्न करना बड़ा आसान है, बल्कि आप उनकी मदद से एग्जाम में फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन इज Imagine a world in which c equal to 50 meter per second. How would everyday events appear to us? क्वेश्चन है कि तसव्वुर करें कि आप एक ऐसी दुनिया में हैं जिसमें c यानी स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 50 मीटर पर सेकेंड है। तो फिर रोज़मर्रा ज़िंदगी के वाक़यात वो हमें कैसे महसूस होंगे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसको देखें तो ये 3000 किलोमीटर पर सेकेंड बनती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू ये बहुत ही ज़्यादा है। जबकि हमें कहा गया कि हमने एक ऐसी वर्ल्ड इमेजिन करनी है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट इससे बहुत कम यानी सिर्फ 50 मीटर पर सेकेंड हो। फिर एवरीडे लाइफ के जो इवेंट्स हैं वो हमें कैसे महसूस होंगे। यकीनन ये वर्ल्ड बड़ी स्ट्रेंज वर्ल्ड होगी और इसमें आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक सारे ही रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स ऑब्जर्व हो सकेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स यानी टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, मास वेरिएशन वगैरह ये सिर्फ उसी सूरत में ऑब्जर्व हो सकते हैं जब ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब ट्रैवल कर रहे हों। तो क्योंकि इस वर्ल्ड में स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू बहुत कम है, 50 मीटर पर सेकेंड है, तो अगर आप इसके करीब करीब ट्रैवल कर रहे होंगे तो ये सारे इफेक्ट्स ऑब्जर्वेबल होंगे। ऐसी वर्ल्ड में एवरीडे लाइफ में हम जो इवेंट्स ऑब्जर्व करेंगे उन्हें हम कुछ इस तरह से समराइज कर सकते हैं। पहला जो इफेक्ट है वो हमारी स्पीड लिमिट का है। आप जानते हैं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक कोई भी ऑब्जेक्ट वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ या स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं मूव कर सकता। तो क्योंकि ऐसी वर्ल्ड में अब स्पीड ऑफ लाइट उसकी वैल्यू 50 मीटर पर सेकेंड है, तो हमारी भी स्पीड लिमिट यही 50 मीटर पर सेकेंड होगी। हम 50 मीटर पर सेकेंड के साथ या इससे ज़्यादा के साथ ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा हम टाइम डायलेशन भी एवरीडे लाइफ में ऑब्जर्व करेंगे, जिसकी वजह से हमारी जो रिस्ट वॉचेस हैं उनका टाइम हमारे जो क्लॉक्स जो घर पे हैं उससे मिसमैच कर जाएगा। जब हम बाहर किसी भी जगह जाएंगे, कॉलेज की तरफ जाते हैं या बाज़ार की तरफ जाते हैं, वापस जब आएंगे तो हमारी रिस्ट वॉचेस वो मिसमैच कर रही होंगी ड्यू टू टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन के साथ साथ हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फिनोमेना भी ऑब्जर्व कर सकेंगे। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो सफ़र जो कि ज़्यादा है वो हमें कम महसूस होगा और हम जल्दी अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के अलावा मास डायलेशन की वजह से हमें अपना मास जो है वो ज़्यादा महसूस होगा जब हम मूव कर रहे होंगे बाइक पे या गाड़ी पर। तो क्योंकि हम 50 मीटर पर सेकंड के करीब करीब मूव कर रहे होंगे तो फिर हम मास डायलेशन को भी ऑब्जर्व करेंगे। इसके अलावा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना जो एवरीडे लाइफ में हम ऑब्जर्व करेंगे वो कलर वेरिएशन का है। मोशन की वजह से ऑब्जेक्ट्स का कलर हम डिफरेंट ऑब्जर्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आपने फर्स्ट ईयर में साउंड वेव्स के रिलेटेड डॉपलर इफेक्ट को स्टडी किया था, जिसमें आपने ये स्टडी किया था कि अगर कोई साउंड वेव्स का सोर्स वो हमारी तरफ अप्रोच कर रहा हो या हमसे अवे मूव कर रहा हो तो जो साउंड हम सुनते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। अगर तो वो अप्रोच कर रहा हो, साउंड का सोर्स हमारी तरफ मूव कर रहा हो तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, और अगर सोर्स हमसे अवे मूव कर रहा हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी, साउंड की फ्रीक्वेंसी वो हम लेस ऑब्जर्व करते हैं। बिल्कुल इसी तरह का डॉपलर इफेक्ट अब लाइट वेव्स के लिए भी हम ऑब्जर्व कर सकेंगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जिसे आप फिगर में भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक येलो कार है और एक ऑब्जर्वर वो सड़क के किनारे खड़ा है। जब ये कार ऑब्जर्वर की तरफ अप्रोच कर रही होगी तो ऑब्जर्वर को ये येलो नहीं बल्कि डॉपलर इफेक्ट की वजह से उसे ब्लू दिखाई देगी, और जब ये कार इससे गुजर जाएगी, अवे मूव कर रही होगी, तो वही कार अब इसको रेड दिखाई देगी ड्यू टू रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। क्योंकि जब वो टुवर्ड्स मूव कर रही होगी तो जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाती है और वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है, और येलो लाइट
उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है और ब्लू कलर की जो लाइट है उसकी वेवलेंथ कम होती है, तो इसलिए वो ब्लू दिखाई दे रही होगी। और जब अवे मूव करेगी तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है लाइट की, जबकि वेवलेंथ बढ़ जाती है, और वही कार जो कि येलो कलर की थी अब रेड कलर की दिखाई देगी। तो इस तरह की कलर वेरिएशन हम ऑब्जर्व करेंगे। इसी तरह दौड़ने की वजह से हम अपने इर्द गिर्द जो ऑब्जेक्ट्स का कलर है उसमें चेंज फील कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सम स्टार्स आर ऑब्जर्व्ड टू बी रेडिश एंड सम आर ब्लू, विच स्टार्स हैव द हायर सरफेस टेम्परेचर, एक्सप्लेन। क्वेश्चन है कि कुछ स्टार्स वो रेड दिखाई देते हैं जबकि कुछ स्टार्स वो ब्लू दिखाई देते हैं, तो किस स्टार का सरफेस टेम्परेचर वो ज़्यादा होगा, इसे एक्सप्लेन करें। स्टूडेंट्स, अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मदद से स्टार्स को ऑब्जर्व करें तो हमें उनके मुख्तलिफ कलर्स दिखाई देते हैं। कुछ स्टार्स रेड दिखाई देते हैं, कुछ येलो, कुछ ब्लूइश लाइट एमिट करते हैं। हम स्टार्स का सरफेस टेम्परेचर डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि किसी स्टार के ऊपर थर्मामीटर पहुंचाया जाए और वहाँ से उसका टेम्परेचर मेजर किया जाए, बल्कि स्टार्स का टेम्परेचर स्टार्स से आने वाली लाइट के स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करते हुए मेजर किया जा सकता है। वो स्टार्स जो रेड कलर के होते हैं उनका सरफेस टेम्परेचर कम होता है। येलो स्टार, उनके सरफेस टेम्परेचर रेड के मुकाबले में ज़्यादा होता है, जबकि वो स्टार जो ब्लूइश दिखाई देते हैं, जो ब्लू कलर के दिखाई देते हैं, उनका सरफेस टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। तो आप देख सकते हैं कि रेड स्टार का सरफेस टेम्परेचर तकरीबन 3000 केल्विन होता है। येलो स्टार, उसके सरफेस टेम्परेचर 5000 केल्विन के करीब होता है। हमारा सन जो है ये भी एक स्टार है और ये येलो दिखाई देता है और इसका सरफेस टेम्परेचर भी तकरीबन 5000 केल्विन होता है। और वो स्टार जो ब्लूइश दिखाई देते हैं, जो ब्लू कलर के दिखाई देते हैं, उनका सरफेस टेम्परेचर तकरीबन 10,000 केल्विन के करीब होता है। तो हमारा आंसर है ब्लूइश स्टार हैव हायर सरफेस टेम्परेचर देन स्टार डेट अपीयर रेडिश। आइए एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे स्टार का टेम्परेचर हमें पता चलता है। वायर्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है कि लैम्डा मैक्सिमम इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाय लैम्डा मैक्सिमम। यहाँ लैम्डा मैक्सिमम वो वेवलेंथ है जिस पर कोई भी ब्लैक बॉडी ज़्यादातर एनर्जी एमिट कर रहा होता है, जबकि T ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है किसी ब्लैक बॉडी का। तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि स्टार्स वो ब्लैक बॉडी की तरह लाइट एमिट कर रहे हैं। ये इक्वेशन हमें बताती है कि टेम्परेचर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा मैक्सिमम, यानी टेम्परेचर वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लिहाजा जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अकॉर्डिंग टू अबव रिलेशन, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्सिमम, ग्रेटर विल बी द टेम्परेचर T। अब हम जानते हैं कि ब्लू जो लाइट है उसकी वेवलेंथ कम होती है रेड के मुकाबले में, क्योंकि ब्लू लाइट इसकी वेवलेंथ कम है। अगर वेवलेंथ कम होगी तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। सिंस ब्लू स्टार्स दे हैव स्मॉलर वेवलेंथ, therefore their surface temperature is higher. Therefore, according to above relation, surface temperature of blue stars will be greater, that is T blue is greater than T red. आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन इज, if photoelectric effect is observed for one metal, can you conclude that the effect will also be observed for another metal under the same conditions? क्वेश्चन है कि अगर आप किसी एक मेटल के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व करते हैं तो क्या आप इससे ये नतीजा अखज़ कर लेते हैं कि सेम कंडीशंस के तहत किसी दूसरी मेटल के लिए भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा? स्टूडेंट्स, यहाँ अगर हम सेम कंडीशंस को लाइट कंसिडर कर लें कि सेम कंडीशन से मुराद सेम लाइट है, उसी लाइट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरी मेटल के लिए, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये डिपेंड करता है कि दूसरी मेटल उसका वर्क फंक्शन पहली मेटल के मुकाबले में कम है या ज़्यादा है। ये वर्क फंक्शन क्या होता है? स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि किसी भी मेटल में से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए कुछ कम से कम एनर्जी चाहिए होती है, उसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं।
कुछ हर मेटल का वर्क फंक्शन वो दूसरी मेटल से डिफरेंट होता है, क्योंकि डिफरेंट मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट एनर्जी के साथ बाउंड होते हैं। किसी में टाइटली बाउंड होते हैं और किसी में इतने टाइटली बाउंड नहीं होते, लूजली बाउंड होते हैं। इसलिए डिफरेंट मेटल्स का वर्क फंक्शन यानी उनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल आप फिगर में देख सकते हैं कि एक पोटेशियम की सरफेस है और जिसका वर्क फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि एक दूसरी मेटल है सोडियम जिसका वर्क फंक्शन 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब पोटेशियम का वर्क फंक्शन वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो सोडियम के मुकाबले में कम है। अब इसके ऊपर हम लाइट जो है वो फॉल करते हैं। अब लाइट में डिफरेंट कलर्स की लाइट हो सकती है, रेड कलर की भी, ग्रीन, ब्लू, वायलेट वगैरह, और हर कलर की लाइट की वेवलेंथ वो डिफरेंट होती है और उसके फोटॉन्स की एनर्जी भी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम रेड कलर की लाइट की बात करें तो रेड कलर की जो लाइट है उसके फोटॉन्स की एनर्जी वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है। तो ऐसी लाइट जब पोटेशियम पर पड़ेगी तो वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि इस लाइट की एनर्जी, इसके फोटॉन्स की एनर्जी ये उसके वर्क फंक्शन से कम है। लेकिन अगर ग्रीन लाइट यूज़ कर लेते हैं जिसके फोटॉन की एनर्जी यहाँ आपको नज़र आ रही है कि तकरीबन 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वो पोटेशियम की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर लेती है। और अगर हम ब्लू कलर की लाइट इस्तेमाल करते हैं जिसकी वेवलेंथ यहाँ 400 नैनोमीटर और उसके फोटॉन की एनर्जी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनती है, तो ये लाइट भी पोटेशियम सरफेस में से लाइट को इजेक्ट कर लेगी। लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इनकी काइनेटिक एनर्जी पहले के मुकाबले में, यानी ग्रीन कलर्स वाली लाइट से जो इलेक्ट्रॉन निकले थे उससे ज़्यादा होगी। तो आइए अब देखते हैं कि सोडियम मेटल के लिए क्या होगा। रेड कलर की लाइट, इसकी वेवलेंथ कम है, तो ये सोडियम सरफेस से भी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर सकती। और वो ग्रीन कलर की लाइट जो पोटेशियम के सरफेस में से तो फोटॉन को इजेक्ट कर रही थी, क्योंकि उसके फोटॉन्स की एनर्जी 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, लेकिन यही ग्रीन कलर की लाइट अगर आप सोडियम के सरफेस के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट नहीं कर सकेगी, क्योंकि ये 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये इसके फोटॉन्स की एनर्जी है, जो कि सोडियम के वर्क फंक्शन 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। तो हम यही आंसर लिखते हैं, नो इट मे और मे नॉट बी ऑब्जर्व्ड फॉर अनदर मेटल अंडर द सेम कंडीशंस। द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट will be observed for another metal under the same conditions only if that metal has smaller wave function and threshold frequency. Explanation में हमने लिखा है, an electron requires some minimum energy to escape from a metal surface called its work function given by the relation phi is equal to hf naught, where f naught is the threshold frequency. Since different metals have different work function, if a light having threshold frequency ejects electrons from a metal of smaller work function, then it will not be able to eject electron from a metal having greater value of work function, as explained in these two figures. Next question is question number 4. Does a light bulb at temperature 2500 Kelvin produce as white a light as the sun at 6000 Kelvin? क्वेश्चन है कि क्या एक बल्ब जिसका टेम्परेचर 2500 केल्विन है वो उतनी ही वाइट लाइट पैदा करता है जितना कि सन जिसका टेम्परेचर 6000 केल्विन है। तो इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर तो ये है कि एक बल्ब जिसका टेम्परेचर 2500 केल्विन है वो उतनी वाइट लाइट पैदा नहीं कर सकता जितना कि सन जिसका सरफेस टेम्परेचर 6000 केल्विन है। तो एक लाइन में अगर इसका आंसर लिखा जाए तो ये लिखा जाएगा, नो अ लाइट बल्ब एट 2500 केल्विन does not produce as white a light as the sun at 6000 Kelvin. तो आइए इसको पहले एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन के लिए पहले हम कंसिडर कर लेते हैं, हमने वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ा है। वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के मुताबिक लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू कांस्टेंट बाय टी। यहाँ लैम्डा मैक्सिमम ये वो वेवलेंथ है जिसके साथ किसी ब्लैक बॉडी से मैक्सिमम रेडिएशन एमिट हो रही होती हैं, और टी उस ब्लैक बॉडी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन है। हम कंसिडर कर लेते हैं कि बल्ब और सन दोनों ही ब्लैक बॉडी की तरह रेडिएट कर रहे हैं एनर्जी, और दोनों के टेम्परेचर क्योंकि हमें पता है तो हम
उसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा मैक्सिमम यानी वो वेवलेंथ जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी एमिट हो रही है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले हम बल्ब के लिए जिसका टेम्परेचर 2500 केल्विन है इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं टेम्परेचर की जगह 2500। तो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू आती है 1160 नैनोमीटर और ये वेवलेंथ इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। अब हम सन जिसका टेम्परेचर 6000 केल्विन है उसके लिए भी लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू इसी इक्वेशन से फाइंड करते हैं तो हमारे पास आती है 483 नैनोमीटर विच लाइज इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आप राइट साइड पे एक ब्लैक बॉडी की इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स को देख रहे हैं जो कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पर ड्रॉ की गई हैं। ये ग्राफ है बिटवीन वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। आपको ये पहला डॉटेड कर्व जो दिखाई दे रही है ये 3000 केल्विन के ऊपर। इसके बाद बाकी जो ग्राफ हैं उनमें 4000 केल्विन पर, 5000 केल्विन पर और ये 6000 केल्विन पर भी ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है बिटवीन द वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी। इस ग्राफ से भी हमें ये पता चलता है कि 6000 केल्विन पे लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू यानी वो वेवलेंथ जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिटी है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी एमिट हो रही है, वो विजिबल रीजन में लाई कर रहा है। ये 6000 केल्विन पर ऐसा है। लेकिन जब टेम्परेचर कम है जिसका टेम्परेचर 3000 केल्विन या 2500 के करीब है तो उस वक्त ज़्यादातर जो रेडिएशन एमिट हो रही हैं वो विजिबल रीजन में नहीं बल्कि वो इंफ्रारेड रीजन में लाई कर रही हैं। तो हम इसका यही आंसर लिखेंगे फॉर अ बल्ब filament at 2500 Kelvin, lambda maximum lies in infrared region, whereas for sun at 6000 Kelvin, lambda maximum lies in a visible region of the electromagnetic radiation. Thus, sun at 6000 Kelvin emits more white light than a filament bulb at 2500 Kelvin. Next question discuss करते हैं question number 5. Question is, a beam of red light and a beam of blue light have exactly the same energy. Which light contains greater number of photons? Question है कि एक रेड लाइट की बीम और एक ब्लू लाइट की बीम दोनों की एनर्जी की वैल्यू सेम है। अगर एनर्जी की वैल्यू सेम है तो किस लाइट में ग्रेटर नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे, किस में फोटॉन्स की तादाद ज्यादा होगी। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम एक और छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर कर लें कि हमारे पास 1 किलोग्राम एप्पल्स हैं और 1 किलोग्राम ही ग्रेप्स भी हैं। अब दोनों की क्वांटिटी सेम है, 1 किलोग्राम एप्पल्स भी 1 किलोग्राम है और ग्रेप्स भी क्योंकि 1 kg ही हैं। तो अब इनमें से किसकी तादाद ज़्यादा होगी, किसका नंबर ज़्यादा है, ग्रेप्स का ज़्यादा है या एप्पल का ज़्यादा? तो ऑब्वियसली ग्रेप्स की जो तादाद है ज़्यादा है क्योंकि एक ग्रेप का जो साइज़ है और उसका जो मास है वो कम है एक एप्पल के मुकाबले में। बिल्कुल ऐसे ही जिस बीम के फोटॉन्स की एनर्जी की वैल्यू कम होगी उसकी तादाद भी ज़्यादा होगी। तो हम देखते हैं कि रेड लाइट के फोटॉन्स की एनर्जी की वैल्यू कम होती है तो उसके फोटॉन्स की तादाद भी फिर ज़्यादा होगी। तो यही आंसर हमने लिखा है, बीम ऑफ रेड लाइट कंटेन्स ग्रेटर नंबर ऑफ फोटॉन्स बिकॉज फोटॉन्स ऑफ रेड लाइट हैव स्मॉलर एनर्जी। अब एनर्जी रेड कलर की लाइट के फोटॉन्स की कम क्यों है? क्योंकि रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो ज्यादा होती है। एनर्जी ऑफ अ फोटॉन इज गिवन बाय द रिलेशन इज इक्वल टू HF विच इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा। ये तो एक फोटॉन की एनर्जी है। अगर बीम में n फोटॉन्स हों तो फिर उसके लिए हम लिख सकेंगे E इज इक्वल टू NHC बाय लैम्डा। ये n नंबर ऑफ फोटॉन्स है। यहां से अगर हम n की वैल्यू को सेपरेट करें, n comes out to be equal to E multiplied by H divided by H into C. H प्लैंक्स कांस्टेंट है, C ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये भी कांस्टेंट है और E एनर्जी है क्योंकि दोनों बीम्स की, रेड लाइट की बीम और ब्लू लाइट की बीम दोनों की एनर्जी की वैल्यू सेम है तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है। E भी, H और C ये वाला फैक्टर इस वक्त कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं n इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं वो वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिस लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसी के फोटॉन्स की तादाद भी ज़्यादा होगी क्योंकि हम जानते हैं कि रेड कलर की जो लाइट है उसकी वेवलेंथ ब्लू कलर के मुकाबले में ज़्यादा होती है, लिहाजा रेड लाइट में नंबर ऑफ फोटॉन्स भी ज़्यादा होंगे। सिंस वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट, so red light contains greater number of
photons. Next question, question number 6. Why must the rest mass of a photon be zero? क्वेश्चन है कि एक फोटॉन का रेस्ट मास वो क्यों जीरो होना चाहिए। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक लाइट एनर्जी पार्टिकल्स यानी फोटॉन्स पर मुश्तमिल है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल कर रहे होते हैं। अब आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक अगर कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल कर रहा हो तो उसका मास इन्फिनिट बन जाता है। अगर मास इन्फिनिट होगा तो उसका मोमेंटम भी और उसकी एनर्जी भी इन्फिनिट हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए एक फोटॉन का रेस्ट मास वो हम जीरो कंसिडर करते हैं। तो यही सिंपल आंसर हम लिख सकते हैं, अ फोटॉन इज एन एनर्जी पार्टिकल दैट मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, देयरफॉर इट्स रेस्ट मास must be zero. Otherwise, according to special theory of relativity, its mass and momentum becomes infinite, which is impossible. आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक अगर तो हम ये कंसिडर कर लें कि एक फोटॉन का रेस्ट मास वो जीरो नहीं है, तो फिर इसके मास का फार्मूला होना चाहिए m is equal to m naught divided by square root 1 minus v square by c square। यहाँ m naught इसका रेस्ट मास है। क्योंकि फोटॉन स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रहा है तो लिहाजा इस इक्वेशन में v को हम c से रिप्लेस कर देते हैं। v की जगह c पुट करने के बाद यहाँ c स्क्वायर बाय c स्क्वायर आ जाता है, ये कैंसिल होके 1 आ जाता है। 1 माइनस 1 0, डिनोमिनेटर में अगर 0 होगा तो ये m की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाती है। अब क्योंकि फोटॉन का मास इन्फिनिट हो नहीं सकता तो इसका मतलब ये है कि फिर इसका रेस्ट मास यानी m नॉट की वैल्यू वही जीरो होगी। तो यही हमने लिखा है, thus mass of photon will be infinity, due to which energy possessed by a photon will also become infinity. Since a photon cannot possess infinite mass and energy, therefore it is concluded that rest mass of photon is zero. Next question is question number 7. Question is, why don't we observe Compton's effect with visible light? क्वेश्चन है कि हम विजिबल लाइट के साथ कॉम्पटन इफेक्ट क्यों ऑब्जर्व नहीं करते। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर ये है कि विजिबल लाइट के फोटॉन्स की एनर्जी वो बहुत कम होती है, जबकि कॉम्पटन इफेक्ट ऑब्जर्व करने के लिए फोटॉन्स की एनर्जी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, जो कि हमें एक्सरेज के फोटॉन से मिलती है। तो इसलिए हम विजिबल लाइट से हम कॉम्पटन इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो ये हमने आंसर लिखा है। Answer is because energy of photons of visible light is much smaller than the minimum energy required for Compton scattering. Explanation में ये हम लिख सकते हैं, when visible light falls on the metal surface, its photons carrying small energy, which is of the order of a few electron volts, are absorbed by the electrons and photoelectric effect is observed. However, if energy of photons is very large as compared to binding energy of electrons in the metal, then they act as free electrons and Compton scattering occur. Since energy of X-ray photons, which is of the order of 0.1 mega electron volt to 1 mega electron volt, is much greater than that of visible light, so we observe Compton scattering with X-rays. Students, अगर आप फिगर में देखें तो अगर लाइट का फोटॉन वो एक एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो ये फोटॉन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है और ये इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस में से निकल आएगा अगर इस फोटॉन की एनर्जी इतनी है कि इसे मेटल सरफेस में से बाहर निकाल सकता हो। ये लो एनर्जी फोटॉन्स के लिए ऑब्जर्व होता है, लेकिन कॉम्पटन इंटरेक्शन ये उस वक्त होता है जब इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी इतनी ज़्यादा हो कि इलेक्ट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी है न्यूक्लियस के साथ वो बहुत वीक फील हो। इस वक्त ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह एक्ट करेगा और फिर उस वक्त कॉम्पटन स्कैटरिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, विच पार्टिकल हैज ग्रेटर स्पीड? क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन उनकी सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ है, तो किस पार्टिकल की स्पीड ज्यादा होगी? क्योंकि दोनों पार्टिकल्स की डी ब्रोगली वेवलेंथ की वैल्यू सेम है तो उस पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा होगी जिसका मास कम है। तो सिंपल अगर हम
वन सेंटेंस आंसर लिखें तो वो ये लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विल हैव ग्रेटर स्पीड देन अ प्रोटॉन इन ऑर्डर टू हैव द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसी भी पार्टिकल की उसका फार्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी। एच यहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट है, एम उस पार्टिकल का मास है और वी उसकी वेलोसिटी है। यहाँ से v की वैल्यू को अगर हम सेपरेट करें तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है v इज इक्वल टू एच बाय एम वी। यहाँ h ये प्लैंक्स कांस्टेंट है और लैम्डा ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। हमें बताया गया है कि दोनों पार्टिकल्स की वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वैल्यू सेम है, इसलिए ये वाला फैक्टर h बाय लैम्डा ये दोनों के लिए सेम होगा, ये कांस्टेंट होगा। तो इसकी जगह हम कांस्टेंट लिख लेते हैं, तो v इज इक्वल टू कांस्टेंट बाय m, जिसका मतलब है कि वेलोसिटी वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये क्वेश्चन बताती है कि जिस पार्टिकल का मास कम होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास वो कम है लिहाजा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। दिस एक्सप्रेशन शोज दैट स्मॉलर द मास ऑफ द पार्टिकल greater will be its speed for the same wavelength. Since mass of electron is smaller than proton, so it will have greater speed. Next question is question number 9. Question is, an electron and a proton are accelerated from rest through a same potential difference. Which particle has the longer wavelength? Question है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दोनों ही सेम पोटेंशियल डिफरेंस के साथ एक्सेलरेट किए गए हैं, तो किस पार्टिकल की वेवलेंथ वो लॉन्गर होगी। स्टूडेंट्स, अगर दोनों पार्टिकल्स सेम पोटेंशियल डिफरेंस के साथ एक्सेलरेट किए गए हैं तो उस पार्टिकल की वेवलेंथ लॉन्गर होगी जिसका मास कम है। वन सेंटेंस आंसर हम ये लिख सकते हैं, एन इलेक्ट्रॉन हैज लॉन्गर वेवलेंथ देन अ प्रोटॉन व्हेन बोथ आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। इसको मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला लिख लेते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का हमने फार्मूला लिखा है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय स्क्वायर रूट 2 MEV। हमने ये फार्मूला डी ब्रॉगली वेवलेंथ का इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V लिखा है। H प्लैंक्स कांस्टेंट है, M पार्टिकल का मास है और E इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर चार्ज की वैल्यू है। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है लिहाजा H प्लैंक कांस्टेंट भी और V की वैल्यू भी ये कांस्टेंट होंगे, इसलिए हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट m। ये इक्वेशन बताती है हमें कि जिस पार्टिकल का मास कम होगा उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास वो कम होता है प्रोटॉन के मुकाबले में, लिहाजा इसकी वेवलेंथ वो भी ज़्यादा होगी। Wavelength is inversely proportional to square root of mass of the particle. Since mass of electron is smaller than proton, so electron has longer wavelength. Students, क्योंकि ये क्वेश्चन अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है तो इसका आंसर इतना लिखना काफ़ी है, लेकिन आप जानते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला वो पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में नहीं बल्कि लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी की फॉर्म में होता है। तो उससे हम ये फार्मूला, ये इक्वेशन नंबर 1 प्रूव भी कर सकते हैं। आइए राइट साइड पे अब इसको प्रूव करते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी होता है। क्योंकि हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं तो हम लिख सकते हैं के इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। यहाँ डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस है और क्यू उस पार्टिकल पर चार्ज की वैल्यू है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर चार्ज की वैल्यू सेम है और उसको E से डिनोट करते हैं, तो इसलिए हम लिख लेंगे के इज इक्वल टू E इंटू वी, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होती है। यहाँ से हम लिख सकते हैं mv² इज इक्वल टू 2ev। दोनों तरफ अगर m से मल्टीप्लाई कर दें तो m² v² इज इक्वल टू 2mev लिखा जाएगा। लेफ्ट साइड पे जो v है वो वेलोसिटी है और ये याद रखिए कि राइट साइड पे जो v कैपिटल V है ये पोटेंशियल डिफरेंस को इंडिकेट कर रहा है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, mv इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2mev। ये mv की ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ अगर पुट करेंगे तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आती है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय स्क्वायर रूट 2mev।
स्टूडेंट्स ये अलग से मैंने प्रूव किया है, अगर आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 से पहले भी ये प्रूफ लिख सकते हैं, लेकिन उस केस में क्वेश्चन का जो आंसर है वो लेंथी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन इज why ultraviolet radiation is harmful to skin while visible light is not। क्वेश्चन है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वो तो स्किन के लिए हार्मफुल है, नुकसानदेह हैं, जबकि विजिबल लाइट वो स्किन के लिए हार्मफुल नहीं है। क्यों, ये रीज़न बताएं। स्टूडेंट्स, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर एक नज़र दौड़ाएं तो हमें पता चलता है कि जैसे जैसे हम रेडियो वेव्स से अल्ट्रावायलेट की तरफ जा रहे हैं तो इस तरफ जाते हुए एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती है, वेवलेंथ की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो विजिबल लाइट, इसके फोटॉन्स की एनर्जी कम है, जबकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है इनके फोटॉन्स की एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है। लिहाजा अल्ट्रावायलेट फोटॉन्स वो हमारी स्किन के लिए ज़्यादा हार्मफुल होंगे। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर हार्मफुल टू स्किन but visible light is not, because frequency of ultraviolet radiation is greater than visible light। क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी वो विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, लिहाजा उसके फोटॉन्स की एनर्जी भी ज़्यादा होगी। Therefore photons of ultraviolet radiation have higher energy than photons of visible light is equal to HF। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के फोटॉन्स की एनर्जी ज़्यादा है, तो लिहाजा वो हमारी स्किन में ज़्यादा पेनेट्रेट कर सकते हैं और स्किन के अंदर मौजूद सेल्स और उसके केमिकल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ड्यू टू ग्रेटर एनर्जी, फोटॉन्स ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट कैन पेनेट्रेट डीपर इनटू स्किन एंड डैमेज द स्किन सेल्स बाय चेंजिंग केमिकल स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस और इनके आंसर आपको बहुत पसंद आए होंगे और ये सारे आंसर आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने बाकी सब दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।